नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का मनोविज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत है आपका। तो देखो, हमने व्यवहारवादी सिद्धांत स्टार्ट किए थे, तो आज हम व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज हमारा सिद्धांत है समयुक्त अनुबंधन का सिद्धांत, गुथरीज कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये आज का लास्ट सिद्धांत है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, देखो हम देखते हैं इस सिद्धांत के पहले अन्य नाम देखते हैं, क्योंकि हर सिद्धांत के हमारे को क्या देखना है, उपनाम या अन्य नाम, बहुत नाम होते हैं हर सिद्धांत के, तो वो देखना। तो कोई सा भी नाम देखकर आपसे पूछ सकता है कि भाई इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखो इस सिद्धांत के अन्य नाम देखो आप, अन्य नाम। तो देखो पहला तो इसे कहते हैं इकहरा या एकल प्रयास का सिद्धांत। ठीक है ना। इस सिद्धांत का क्या नाम है, इकहरा या एकल प्रयास का सिद्धांत। और इंग्लिश में इसका मोस्टली नाम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम आता है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, यानी प्रसिद्ध इसी के लिए है, वन ट्रायल थ्योरी, है ना। तो ये एडविन गुथरी है ना, ये इस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, वन ट्रायल थ्योरी। ठीक है ना। इकहरा या एकल प्रयास का सिद्धांत। अब देखो एकल प्रयास का सिद्धांत इन्होंने कैसे कहा, तो इन्होंने इकहरा कैसे कहा है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य प्रथम प्रयास में अधिक संबंध स्थापित होता है। यानी कि ये बोलते हैं कि बार बार क्रिया करने की जरूरत नहीं है, उसके समरूपता के आधार पर उद्दीपक और अनुक्रिया का जो प्रथम प्रयास है उसमें संबंध क्या होते हैं, मजबूत होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा, दूसरा इन्होंने इसका नाम है सामीप्य सिद्धांत। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइप्रेस डॉक्ट्रिन। ठीक है ना, साइप्रेस डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो देखो इसका थोड़ा सा आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। ये साइप्रेस डॉक्ट्रिन है ना, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये साइप्रेस डॉक्ट्रिन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। जिसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, देखो अर्थ देखो इसका क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि उतना समीप जितना संभव हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि साइप्रेस डॉक्ट्रिन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, उतना समीप जितना संभव हो। ठीक है ना, ये याद रखना आपको। तीसरा इस सिद्धांत का नाम आता है उद्दीपक अनुक्रिया समीपता। उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत का मतलब समझो कि गुथरी महोदय क्या कहते हैं कि सीखना पुनर्बलन के आधार पर नहीं, बल्कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समरूपता होगी। यानी कि जितने क्लोज होंगे उतने हम उसको अधिक तरह से अधिक ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। कोई भी चीज समीप होते हैं ना, तो हम उसे जल्दी सीख पाएंगे। ये सिद्धांत की सबसे बेस्ट लाइन है, उद्दीपक अनुक्रिया समरूपता का सिद्धांत। चौथा नाम आता है इसका प्रतिस्थापन या स्थापन का सिद्धांत। तो देखो प्रतिस्थापन या स्थापन का सिद्धांत इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अनुक्रियाओं को उत्तेजकों की तरफ विस्थापित करना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। प्रतिस्थापन या स्थापन का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि अनुक्रियाएं होते हैं ना, उसको हम उत्तेजकों के
उद्देश्यों की तरफ क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं जो गुथरी महोदय ने किया था, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों अनुक्रियाएं उसकी तरफ विस्थापित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत क्या हो गए, अन्य नाम हो गए, ये सभी याद रखने आपको। इकर है एकल प्रयास का सिद्धांत, यानी कि वन ट्रायल थ्योरी, इसी के लिए प्रसिद्ध है गुथरी महोदय। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य प्रथम प्रयास में जो सीखना आता है वो क्या आता है, मजबूत आता है या संबंध स्थापित होता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। फिर सामीप्य सिद्धांत, सामीप्य सिद्धांत इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइप्रेस डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, अर्थ होता है उतना समीप जितना संभव हो सके, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत इसे बोलते हैं, और चौथा प्रतिस्थापन और स्थापन का सिद्धांत इसे बोलते हैं। तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं, जनरली आपको इतने नाम मिलेंगे नहीं, एक या दो नाम। तो देखो आपको ये सब नाम याद रखने हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि किताबों में एक या इनका दो ही नाम मिलता है। ये नाम अधिक मिलता है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होता है, एडविन गुथ्री है ना। तो ये मिलता है, तो आपको ये सभी नाम ध्यान में रखने की कौन इनका किस नाम है, कौन प्रतिपादक। तो देखो प्रतिपादक की बात आती है, प्रतिपादक कौन है, एडविन रे गुथ्री, ठीक है ना। तो ये प्रतिपादक आपको ध्यान में रखना, एडविन रे गुथ्री, इसके इस सिद्धांत क्या है, प्रतिपादक है। और क्या है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के, अमेरिका के हैं, ठीक है ना। तो देखो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म 9 जनवरी 1886 को लिंकन, कहाँ पड़ता है लिंकन, नेब्रास्का एक शहर है, नेब्रास्का कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कहाँ, इनका जन्म देखो 9 जनवरी 1886 को लिंकन नेब्रास्का अमेरिका में हुआ था। और इनकी मृत्यु देखो, मृत्यु कब हुई थी, 23 अप्रैल 1959 को वाशिंगटन अमेरिका में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। फिर 21 जनवरी में हमेशा बताता हूँ कि इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा, तो वो देखो इनका संबंध विश्वविद्यालय से रहा है, इनका संबंध वो किस विश्वविद्यालय से रहा है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ना यूएसए में, उनसे इनका संबंध रहा है। तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इनका क्या रहा है, संबंध रहा। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इनका क्या रहा है, संबंध रहा। तो देखो ये थोड़ी सी डिटेल है, मनोवैज्ञानिक है, तो हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब देखो ये सबसे ज्यादा प्रभावित किन से हुए, यानी कि प्रभावित किससे हुए, तो प्रभावित किससे हुए, थॉर्नडाइक से हुए। किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित है, थॉर्नडाइक से प्रभावित है, ठीक है ना। अब देखो हम इनके किताबों के बारे में बात करेंगे। इनकी किताबें 2-3 इंपॉर्टेंट किताब है, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किताबों का नाम देखो आप इनकी किताब, तो पहली तो आती है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये कब प्रकाशित हुई, 1935 में, ठीक है ना। पहली पुस्तक का नाम है इंपॉर्टेंट है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। दूसरी पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, यह हुई थी 1938 में, है ना। द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ये कब हुई थी, 1938 में प्रकाशित थी। और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1935 में, ये इंपॉर्टेंट किताब है। तीसरी भी इंपॉर्टेंट किताब है कैट्स इन ए पजल बॉक्स, ये 1946 को क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना।
तो ये तीनों किताबों को आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी किताब किसके थे। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1935, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट 1938 और कैट्स इन ए पजल बॉक्स 1946। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें, ठीक है ना। अब देखो गुथरी की एक परिभाषा है, वो आपको याद रखनी है। तो गुथरी क्या कहते हैं, देखो गुथरी के अनुसार क्या कहते हैं, सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है, समीपता के आधार पर होता है। तो ये इनकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया जितनी समीप होगी उतना ही व्यक्ति जल्दी क्या करेगा, सीखेगा ना। तो यही सिद्धांत की सबसे बेस्ट लाइन है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जितने समीप होंगे उतने ही जल्दी बालक क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है ना। तो देखो अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो प्रयोग देखो किस पर किया था, प्रयोग किया था इन्होंने खरगोश पर, ठीक है ना। मान लीजिए खरगोश ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे आप, खरगोश ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना है, पीटर, है ना। ये कितने 3 साल का बच्चा था, ये पीटर 3 साल का। तो इन पर क्या किया था, प्रयोग किया था। अब देखो प्रयोग क्या था, एक बात और, इन्होंने किन का विरोध किया। तो देखो इन्होंने किन का विरोध किया, इन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव का विरोध किया इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि वे उद्दीपक अनुक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने इनका क्या किया था, विरोध किया था। और देखो इन्हें 1958 में पुरस्कार भी मिला। 1958 में अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी का स्वर्ण पदक मिला। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। 1958 में इन्हें अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी का स्वर्ण पदक मिला। तो ये याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो प्रयोग किस आधार पर किया, तो प्रयोग देखो आप, प्रयोग को देखना आपको, इधर ये क्या है, डाइनिंग टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, खरगोश है, क्या है यहाँ पर, खरगोश। यहाँ पर पीटर के पिताजी हैं, पीटर के पिताजी हैं, और यहाँ उनकी माँ है, और यहाँ उनकी बहन है मान लीजिए, और यहाँ पर कौन है, पीटर स्वयं है। यहाँ पर कौन है, पीटर। तो देखो पीटर का पसंदीदा जो भोजन होता था ना, तो वो खाया जाता था रोज। तो पीटर के पिताजी क्या करते थे, इस खरगोश को पसंदीदा खाना क्या कर देते थे, डाल देते थे, है ना। उसका पसंदीदा खाना थोड़ा थोड़ा इसको डाल देते थे। तो पीटर इस खरगोश से क्या करने लगा, नफरत करने लगा। लेकिन इसके पिताजी को मालूम था कि भाई पीटर क्या करता है, खरगोश से नफरत करता है। तो फिर पीटर के पिताजी ने क्या किया था, धीरे धीरे खरगोश को इस साइड खिसकाना स्टार्ट किया। मतलब समीपता का सिद्धांत बोला था ना, मैंने लाइन बोली थी ना कि उद्दीपक और अनुक्रिया जितने क्लोज होंगे, जितने नजदीक होंगे, उसी आधार पर क्या है, सीखना। तो देखो फिर यहाँ पर इस खरगोश को लाया गया, खरगोश को यहाँ लाया गया। वही प्रक्रिया है, पीटर के पिताजी ने जो इस पीटर का पसंदीदा भोजन था, भोजन वो इससे भी डाल देते थे, और पीटर भी क्या कर लेता था, खा लेता था। लेकिन जैसे 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 धीरे धीरे फिर इसके एकदम यहाँ पर खरगोश को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
तो हम पहले तो ये देखते हैं कि खरगोश इस पीटर है ना इस खरगोश से क्या करता है, नफरत करता है। लेकिन जैसे जैसे ये इसके समीप आता है तो क्या होता है, पीटर का ध्यान इस खरगोश की तरफ जाता है। और जो कि पीटर जो इस पहले खरगोश से डरता था, तो अभी वह इस पीटर है ना वो खरगोश से डरेगा नहीं, खरगोश को लेगा और खिलाने भी लग जाएगा और इससे खाना भी डाल देगा। तो यही सिद्धांत है। ये देखो ये क्या हो गया, खरगोश क्या हो गया, उद्दीपक हो गया ना। और ये इसको इसके साथ खेलना या इसको खाना खिलाना क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या हो गया, समीप हो गया ना, समीपता हो गई ना। देखो ये उद्दीपक यहाँ गया और ये रही अनुक्रिया, तो इनके मध्य क्या हो गई, समीपता हो गई। यानी कि इन दोनों के मध्य समीपता हो गई। तो इसके आधार पर क्या है, सीखना है। तो ये सिद्धांत था, खरगोश पर प्रयोग किया गया था। खरगोश ऑप्शन में नहीं है तो पीटर को हमको करना है, 3 साल का बच्चा था, ठीक है ना। अब देखो इसका शैक्षिक महत्व क्या है, एक लाइन है बस, ये सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट। तो देखो शैक्षिक महत्व क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक महत्व है ना। तो शैक्षिक महत्व क्या है कि पहले देखो क्या करना चाहिए, पहले विद्यार्थियों को एक विशेष प्रकार से कार्य करने को कहे, फिर वह इससे कर रहा है तो आप उसे वह उत्तेजक दे दें जिनके साथ आप व्यवहार का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो देखो ये शैक्षिक महत्व की पहले विद्यार्थियों में विशेष प्रकार से कार्य करने के, फिर वह इससे वो जब इसे कर रहा है तो आप उससे वह उत्तेजक देते, यानी कोई दूसरा जिससे उसकी ओर क्या हो ध्यान आकर्षित हो तो वह उत्तेजक देते जिनके साथ आप व्यवहार का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो यही सिद्धांत में था ना, हमने प्रयोग में देखा था ना कि पहले क्या करता था, खरगोश से वो पीट रहा, खाने की तरफ उसका ध्यान था और खरगोश से क्या करता था, नफरत करता था। लेकिन फिर उसका जो उद्दीपक अनुक्रिया वो विस्थापित हो गया ना, हमने खरगोश को कहा लाकर उसके पास लाकर खड़ा कर दिया था, ठीक है ना। तो उसी आधार पर क्या है, इसका शैक्षिक महत्व है ना। तो हमारे जो व्यवहारवादी सिद्धांत है मैंने स्टार्ट किया, तो आज मैंने कंप्लीट करा दिए। और आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो घर बैठे व्यक्ति हैं उनको मनोविज्ञान का ज्ञान उपलब्ध हो सके, है ना। तो आगे भी ऐसे अब हमारी दूसरी विचारधारा बचेगी, संज्ञानवादी विचारधारा। तो हम संज्ञानवादी विचारधारा के साथ मिलते हैं जल्दी। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे आपको सिद्धांत नहीं मिलेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांतों में आपको ये सब अलग अलग मिल जाएंगे, सियाह हल का, पुनर्बल का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का, थॉर्नडाइक का, अनुकूलित अनुक्रिया का, पावलोव का, सबको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं मिलेंगे कि व्यवहारवादी सिद्धांत के बाद में कौन कौन व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो मैंने पहले व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट करा दिए, फिर हम संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर निर्मितवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम संज्ञानवादी सिद्धांतों के साथ, ठीक है।